हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे, तो इसके लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा और इसके आने वाले पार्ट्स भी देखने पड़ेंगे। हाँ, इट्स माई प्रॉमिस टू यू, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं और इसके जो पार्ट्स आएंगे उसको देखते हैं, यू विल बी गोइंग टू रिमेंबर दिस चैप्टर थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। जिंदगी भर आपको याद रहेगा, अपने जीवन भर याद रहेगा। तो आइए समझते हैं कि आज इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। इस चैप्टर में देखिए कुछ क्रूशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ कैलकुलेशन है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो रेशियो से रिलेटेड है, उनको बताएंगे और भी कई सारी चीजों को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम इसके बेसिक को समझते हैं। चलिए आइए चैप्टर में देखिए है क्या। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, जो कंपनी की पोजीशन को दर्शाता है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस को दर्शाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड अगर कहीं पे भी आता है तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच एक्सप्लोज द एंटायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की इंटरनल हेल्थ को बताता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। अब ये किसको हेल्प आउट करता है? कंपनी से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इंटरनल लोग हो या कंपनी के एक्सटर्नल लोग हो, चाहे शेयर होल्डर हो या कंपनी का कोई वर्कर हो, सबके लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खासकर इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके ही उसमें पैसा लगाते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की हेल्थ को बताता है कि कंपनी कितनी साउंड है, कंपनी कितनी वीक है, कंपनी के क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी के पास कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है। होप सो आपको ये शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है बैलेंस शीट। आपने अपने जीवन में जब भी कॉमर्स पढ़ा होगा, जब भी अकाउंट्स पढ़ी होगी, तो ये चीज जरूर पढ़ी होगी। अब उसी चीज को हम थोड़ा सा गहराई में जानने की कोशिश करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमेशा दो मेजर चीज को कंप्राइज करता है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को हम लोग शॉर्ट में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इनकम स्टेटमेंट जो है ये बताता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक पीरियड में कितने रहे हैं, कंपनी का अगर आप देखेंगे कितना खर्चा कंपनी ने करा है और कितनी रेवेन्यू जनरेट करी है, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बताता है। तो इनकम स्टेटमेंट को अगर हम शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करके समझ लीजिए कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम पढ़ते हैं या जब भी हम इनकम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं कंपनी को, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे एनालाइज करते हैं और नेट प्रॉफिट को कैसे एनालाइज करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट जो है, जब भी कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट निकालती है तो उसके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती है और उसके थ्रू कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट को जनरेट करती है, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करती है। नेट प्रॉफिट उसकी फाइनल प्रॉफिट, सारे टैक्सेस वैक्सेस हटा करके जो प्रॉफिट बचता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट आपने बनाया होगा, तो P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। पॉजिटिव में है तो दैट इज अगर आप देखेंगे तो वो कंपनी के लिए फायदा है, अगर नेगेटिव है दैट इज अ लॉस फॉर अ कंपनी। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट करने के लिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए, नेट प्रॉफिट को जानने के लिए हम ये इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जहां पे ये पता चलता है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना रहा और कंपनी के लॉसेस कितने रहे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो दूसरा पार्ट हमारा बैलेंस शीट का है। तो बैलेंस शीट वर्ड आपने कई बार सुना होगा। बैलेंस शीट में हमें ये पता चलता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी साउंड है कि नहीं, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस, मतलब कंपनी के पास कितना एसेट है। जिस कंपनी के पास एसेट ज्यादा होते हैं और लायबिलिटी का पोर्शन कम होता है, बट ऑब्वियसली बात है लोग उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए एक हम अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताता है, साथ ही साथ कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, इनको भी रिफ्लेक्ट कौन करता है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है कंपनी की एक्चुअल पोजीशन को बताती है कि कंपनी कितने पानी में है और कंपनी कितने ज्यादा फायदे में है। ऐसे तो लायबिलिटीज को जब भी हम असरटेन करेंगे तो उसके लिए बैलेंस शीट, या अगर आप देखते हैं तो इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आई स्टूडेंट समझते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला अगर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड,
दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, ये दो तरीके का होता है, एक होता है आपका एक्सटर्नल एनालिसिस, दूसरा होता है इंटरनल एनालिसिस। अब एक्सटर्नल और इंटरनल को हमने शॉर्ट में लिखा है, आगे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इलैबोरेट करके भी बता देंगे। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है? एक्सटर्नल एनालिसिस इज डन बाय द आउटसाइडर। एनालाइज करना क्या होता है? जब कंपनी के परफॉर्मेंस को, जब बिजनेस के परफॉर्मेंस को आउटसाइडर अपने बेसिस पे जज करते हैं। कई बार आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, जितने भी बिजनेस न्यूज चैनल चलते हैं वहां पे बड़े बड़े प्रेडिक्टर आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। तो जब बिजनेस से रिलेटेड लोग अगर आप देखेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड इन द सेंस क्या है, जो इन्वेस्टर्स हो गए, जो क्रेडिटर्स हो गए, कई बार गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई, जब वो बिजनेस के परफॉर्मेंस को जज करते हैं अपने बेसिस पे, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल एनालिसिस। ये बात समझ लीजिए, एक्सटर्नल मतलब जब बाहरी लोग कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करें। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस क्या है? जब कंपनी खुद ही अपनी चीजों को डिक्लेयर कर दे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डन बाय कंपनी इटसेल्फ। जब कंपनी खुद ही अपनी चीजों को एनालाइज करे, कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जब खुद ही कंपनी डिक्लेयर कर दे, कंपनी के डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को खुद ही पब्लिक के सामने लेकर के आ जाए, ठीक है, या अपने लोगों के बीच में लेकर के आ जाए, कंपनी जो कंपनी के वर्कर्स हैं, तो उसको हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं। इंटरनल एनालिसिस हमें इस बात पे हेल्प करता है, कंपनी को इस बात में भी मदद करता है इंटरनल एनालिसिस, कंपनी का गोल अचीव हो रहा है या कंपनी अपने गोल से कितना पीछे है। तो इंटरनल एनालिसिस जो है हमेशा कंपनी के अंदर ही होता है और कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स, कंपनी के ओनर इन सारी चीजों को मिलकर के जज करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अपने गोल से कितना पीछे है और कंपनी का गोल कितने हद तक अचीव हो गया या कितना परसेंटेज उन्होंने अचीव कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन में हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? जब हम ईयर के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। किसके बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं? ईयर के बेसिस पे। ईयर कहने का मतलब बेस ईयर के बेसिस पे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। कहने का मतलब अगर हम देखते हैं तो 1999 में मान लेते हैं कंपनी का जो प्रोडक्शन था वो 200 टन था, या कंपनी की जो सेल थी मान लेते हैं कंपनी की सेल थी वो 1 लाख टन सेल थी। अब उसी को हम कंपेयर करेंगे 2018 से, ठीक है, 2018 में कंपनी की सेल कितनी है, या अगर आप देखेंगे तो 2015 से 2018 जब हम पास्ट ईयर से कंपनी के प्रेजेंट ईयर के प्रोडक्शन को, कंपनी के प्रेजेंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी को, कंपनी के प्रेजेंट ईयर के सेल को कंपैरिजन करते हैं तो होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में याद रखिएगा पास्ट के ईयर से प्रेजेंट टाइम का कंपैरिजन करा जाएगा, तो ये कंपनी के एक्चुअल ग्रोथ को जानने में मदद करता है। साथ ही साथ इसका नाम डायनामिक एनालिसिस भी है, याद रखिएगा, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनामिक का मतलब होता है जो कांस्टेंट ना हो। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल एनालिसिस। तो वर्टिकल एनालिसिस बहुत आसान सा है, यहाँ पे हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप के थ्रू कंपैरिजन होता है। रिलेशनशिप कहने का मतलब हम जितने भी आर्टिकल्स हमारे बैलेंस शीट में होंगे, ठीक, उनको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे, एक का वैल्यू निकाल करके सारी क्वांटिटीज को उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सारे के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड करके एक वैल्यू, एक आउटकम पे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कंपैरिजन होता है, लेकिन वर्टिकल में सेम ईयर के बेसिस पे ही कंपैरिजन होता है, बट डिफरेंट आर्टिकल्स के बीच में, डिफरेंट जो आइटम्स है हमारे बैलेंस शीट में, डिफरेंट चीजें जो है हमारे बैलेंस शीट में, उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करके एक आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो हमारा होता है वर्टिकल एनालिसिस। होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ विल स्टडी दी टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 देयर आर 6 टेक्निक्स which we have to study। इसमें से अगर आप देखेंगे तो रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दिखाऊंगा। कुछ सर्टेन रेशियो के फॉर्मुलेज है जो हमें याद रखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, तो उसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट टेक्निक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, नाम में ही कंपैरिजन आ रहा है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, पोजीशन स्टेटमेंट एनालिसिस। इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस में हम किसको कंपेयर करते हैं? हम यहाँ पे ग्रॉस, अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट से। तो जब हम कंपैरिजन पास्ट ईयर के बेसिस पे करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी थी, कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे कंपनी की बढ़ी है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, तो ये यहाँ पे हमें एक्चुअल ग्रोथ समझ में आता है। एक्चुअल हमें ये जानने को मिलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो ये इनकम स्टेटमेंट में हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं प्रॉफिट और लॉस का। दूसरा पोजीशन, पोजीशन को हम लोग बैलेंस शीट भी
बोलते हैं। ठीक है, तो पोजीशन स्टेटमेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहाँ पे भी हम प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट को हम कंपेयर करते हैं किसके बेसिस पे, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। ठीक है, तो और जानने की कोशिश करते हैं कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज में कितना इजाफा हो रहा है और कितनी गिरावट हो रही है। तो कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने का मौका मिलता है हमको इसके अंदर। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया, जहां पे हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके जानने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो ट्रेंड, कहने का मतलब ट्रेंड में हम एक सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एक ट्रेंड को चेकआउट करते हैं और यहाँ पे हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अमंग ईच एंड एवरी आइटम विच इज देयर इन द बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हम एक कॉमन एक ईयर को 100% लेकर के चलते हैं और उसके बेसिस पे ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कितना चेंज आ रहा है, उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर कितना चेंज आ रहा है। तो ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड में हम एक पर्टिकुलर ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितने परसेंटेज से चीजें इंक्रीज कर रही हैं या कितने परसेंटेज से डिक्रीज कर रही हैं। यहाँ पे बेस जो लिया जाता है वो बेस जो है हम 100% को लेकर के चलते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक तरीके का हम ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और ये आप इसको अगर आप देखेंगे तो एज ए इंडेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देखते हैं और इंडेक्स नंबर के तरीके से भी हम इसको लेकर चलते हैं। और यहाँ पे खाली मेजर आइटम्स को ही लिया जाता है। ठीक है, छोटी चीजों को हम यहाँ पे, छोटी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, मेजर चीजों को लेकर चलते हैं और उनके ट्रेंड मतलब उनकी चीजों में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, वो कितना डिक्रीज कर रही है, इस ट्रेंड को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर आइटम को एज अ 100% कंपेयर करते हैं, 100% बेस लेके चलते हैं और उस 100 से हम उसको नेक्स्ट ईयर में कितना चेंज आ रहा है, उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर में कितना चेंज आ रहा है, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो कॉमन साइज एनालिसिस आता है। कॉमन साइज एनालिसिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट का भी टोटल एसेट होगा। तो टोटल एसेट को हम यहाँ पे मान के चलेंगे, वी आर गोइंग टू एज्यूम इट एज 100%। तो टोटल एसेट विल बी टेकन एज 100% और उसके कंपैरिजन में बाकी सारे आइटम्स को, बाकी सारे जितने अंदर बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उनके परसेंटेज को हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल एसेट वाली साइड को हम यहाँ पे एज 100% लेके चलते हैं और उसके कंपैरिजन में बाकी सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिएगा, ये परसेंटेज में जो भी आंसर आएगा यहाँ पे सब परसेंटेज के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। फंड फ्लो के अंदर अगर आप देखेंगे तो फंड फ्लो क्या होता है। फंड फ्लो जो है, अगर आप इसको नॉर्मल शब्दों में, आम भाषा में देखें तो फंड फ्लो एक ऐसा तरीका है जहां पे हमारा फंड मैनेजर ऑफ अ कंपनी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि कंपनी को एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड कितना है, कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है एक्चुअल में, और उसी पैसे को रेज करना, एक्सेसिव मनी को ना रेज करना। जब इसको हम स्टडी आउट करते हैं तो हमारा फंड फ्लो के अंदर जाता है। तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी, आप ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी को एक्चुअल कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है आगे की एक्टिविटीज को रन करने के लिए या फ्यूचर में ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, ठीक है, फंड फ्लो के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है, कंपनी एक्सेसिव पैसा रेज ना करे, क्योंकि एक्सेसिव पैसा विल क्रिएट अ बर्डन ऑन द कंपनी। दूसरा अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में हम यहाँ पे कंपनी के कैश इनफ्लो प्रोसेस को पढ़ते हैं और कैश आउटफ्लो प्रोसेस को पढ़ते हैं। इनफ्लो और आउटफ्लो प्रोसेस कहने का मतलब कंपनी के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कंपनी से कितना पैसा जा रहा है, मतलब कंपनी के अंदर जो पैसा इनफ्लो हो रहा है कंपनी उसको कहाँ लगा रही है, जो पैसा आउटफ्लो हो रहा है वो कहाँ जा रहा है। जब इनको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा कैश फ्लो हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको शॉर्ट में बता दी। ठीक है, आगे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज डू कमेंट अस, हम आपकी सारी चीजों को, सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और चीजों को और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। कोई सजेशन हो तो तुरंत बताएं और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। प्लीज शेयर दी वीडियोस, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक दी वीडियोस एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है जरूर सब्सक्राइब करें, हिट दी बेल आइकन, क्योंकि हम बहुत सारे नए सब्जेक्ट भी लेकर के आने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे हमारे चैनल पे टीचर्स और प्रोफेसर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।